जय हिंद। रामकृष्ण मूवमेंट और स्वामी विवेकानंद के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे एक तो दयानंद सरस्वती के बारे में और दूसरा आर्य समाज के बारे में। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आर्य समाज मूवमेंट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का मतलब ऐसा मूवमेंट जो रीज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता, जो ट्रेडिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, जो ट्रेडिशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था। तो आर्य समाज मूवमेंट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। लेकिन अगर आप बुक में पढ़ोगे तो पहली लाइन लिखी हुई है रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म बट नॉट इन कंटेंट। और नॉट इन कंटेंट क्यों लिखा हुआ है वो आगे चलते हुए आपको समझ में आएगा। बेसिकली आर्य समाज में ट्रेडिशन के ऊपर फोकस तो किया गया, लेकिन बहुत सारी बातें आर्य समाज वो भी करता है जो कि ट्रेडिशन के बियॉन्ड जाके हैं। जैसे आर्य समाज अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में बात करता है, आर्य समाज कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बात करता है, आर्य समाज आइडलेट्री के अगेंस्ट में बातचीत करता है। और ये उस टाइम की सोसाइटी के ट्रेडिशन का हिस्सा थे। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ आर्य समाज रिफॉर्म्स की भी बातचीत करता है, लेकिन इन जनरल आर्य समाज रिवाइवलिस्ट था। आर्य समाज का फोकस ट्रेडिशन के ऊपर था। और आर्य समाज को स्टेब्लिश क्यों किया गया था? बिकॉज उस दौर में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। इस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, ट्रेडिशन पर फोकस करने के लिए आर्य समाज को स्टेब्लिश किया गया। और कौन इसके फाउंडर थे? इसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, जिनको पहले मूल शंकर भी बुलाया जाता था। कौन फाउंडर थे? दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती पैदा हुए गुजरात में एक ब्राह्मण फैमिली में। गुजरात में मोरबी स्टेट हुआ करता था, उस मोरबी स्टेट में दयानंद सरस्वती पैदा हुए, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए। और इन्होंने स्टैब्लिश किया था आर्य समाज को। लगभग 15 साल तक 1845 से लेकर 1860 के बीच में दयानंद सरस्वती सच की खोज में घूमते रहे। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने फर्स्ट आर्य समाज का यूनिट स्टैब्लिश किया। कहाँ पे? बॉम्बे में स्टैब्लिश किया। कब स्टैब्लिश किया? 1875 में स्टैब्लिश किया। इंपॉर्टेंट है, पहला आर्य समाज का यूनिट कहाँ स्टैब्लिश किया गया? बॉम्बे में स्टैब्लिश किया गया। कब स्टैब्लिश किया गया? 1875 में स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर्स बाद में सेटअप किए गए आर्य समाज के। कहाँ पे? लाहौर में सेटअप किए गए। दयानंद साहब का एक बहुत फेमस काम है और ये पूछा जाता है। इन्होंने लिखा सत्यार्थ प्रकाश को। क्या लिखा? सत्यार्थ प्रकाश या फिर द ट्रू एक्सपोजिशन। और इस सत्यार्थ प्रकाश में बात करते हैं दयानंद सरस्वती कि उनको कैसा इंडिया बनाना है, इंडिया के लिए उनका विजन क्या है। जैसे ये बात करते थे कि इंडिया को एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, बनना चाहिए। और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि दो आर्य समाज रिवाइवलिस्ट था, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ ट्रेडिशन के बियॉन्ड जाके बात कर रहा है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि हमें एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी स्टैब्लिश करनी चाहिए। ये यूनाइटेड इंडिया की बात करते थे, और यूनाइटेड इंडिया हर एक सेंस में, रिलीजियसली भी, सोशली भी और नेशनली भी। ये बात करते थे कि इंडिया को फॉरेन रूल से फ्री करवाने की ज़रूरत है। ये कहते थे कि इंडिया में एक कॉमन रिलीजन होना चाहिए, और उसको दयानंद सरस्वती बुलाते थे आर्यन रिलीजन। वेदास से बहुत हेवीली इंस्पायर्ड थे दयानंद सरस्वती। इनफैक्ट वेदास को इन्होंने इंडियाज रॉक ऑफ एजेस बुलाया, इन्होंने ट्रू ओरिजिनल सीड ऑफ हिंदुइज्म बुलाया, इनफैक्ट वेदास को इनफेलिबल बुलाया। मतलब वेदास आर एब्सोल्युटली ट्रू, वेदास में कुछ भी गलत नहीं है, ये कहा दयानंद सरस्वती ने। एक बड़ा फेमस स्लोगन दिया इन्होंने, बैक टू द वेदास, कि हमें वेदास की तरफ जाने की ज़रूरत है, हमें वैदिक लर्निंग पर फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, हम मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करेंगे, मॉडर्न रिफॉर्म्स को हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमें वैदिक लर्निंग को भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। ये कहा दयानंद सरस्वती ने अपने बहुत फेमस वर्क में, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। दो तीन चीज़ें। आर्य समाज कैसा मूवमेंट था? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। कौन फाउंडर है? दयानंद सरस्वती। पहला आर्य समाज का यूनिट कहाँ स्टैब्लिश किया गया? बॉम्बे में स्टैब्लिश किया गया। कब स्टैब्लिश किया गया? 1875 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया आर्य समाज का? लाहौर में। सबसे फेमस काम दयानंद सरस्वती का क्या था? सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि हमें क्लासलेस सोसाइटी स्टैब्लिश करनी है, एक कॉमन रिलीजन होना चाहिए, आर्यन रिलीजन। ये बात कर रहे हैं कि हमें इंडिया को फॉरेन रूल से फ्री करवाने की ज़रूरत है। और वेदास को इन्होंने एब्सोल्युटली सही बताया, स्लोगन दिया बैक टू दी वेदास। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, और YouTube थोड़ा सा वीडियो को पुश कर देगा, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो इस वीडियो को, जिन भी लोगों को इसकी ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनको शेयर कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
देखो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर दयानंद सरस्वती को ये जो वेदास की नॉलेज मिली, ये मिली एक ब्लाइंड टीचर से, मथुरा में रहते थे और उनका नाम था स्वामी विरजानंद। क्या नाम था? स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद जो कि ब्लाइंड थे, उनसे दयानंद सरस्वती को वेदास की नॉलेज मिली। दयानंद सरस्वती ने स्क्रिप्चर्स के अपने इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी फोकस किया, स्ट्रेस किया। इन्होंने बोला कि स्क्रिप्चर्स को आदमी को खुद पढ़ना चाहिए और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना चाहिए, उनको अपने हिसाब से समझना चाहिए। हालांकि दयानंद सरस्वती ने वेदास को इनफेलिबल बताया, वेदास को एब्सोल्युटली ट्रू बताया, लेकिन लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे पुराण्स वगैरह को इन्होंने हेविली क्रिटिसाइज किया। इग्नोरेंट प्रीस्ट लोग जो कि हिंदुइज्म में धांधलेबाजी करते थे, ढोंग करते थे, उनको इन्होंने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। और ये इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने हमारे जो हिंदू धर्म में माया का बिलीफ चलता है कि सब कुछ माया है, सब कुछ इल्यूजन है, और मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट चलता है कि हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा मोक्ष को अटेन करने के लिए, साल्वेशन को अटेन करने के लिए, इसको बड़ा स्ट्रांगली अटैक किया। और ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। दयानंद सरस्वती जी ने वेदास को तो सपोर्ट किया, ये बोला कि ये तो एब्सोल्युटली सही है, लेकिन लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे पुराण्स को क्रिटिसाइज किया। प्रीस्ट जो कि ढोंग करते थे उनको क्रिटिसाइज किया। मोक्ष के कॉन्सेप्ट को और माया के कॉन्सेप्ट को बड़ा स्ट्रांगली अटैक किया। दयानंद सरस्वती का कहना था गॉड, सोल और मैटर ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इन तीनों चीज़ों को अलग अलग देख के इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने साल्वेशन को अटेन करेगा, अपने मोक्ष को अटेन करेगा। दयानंद सरस्वती कर्मा के थ्योरी में बिलीव करते थे और री इनकारनेशन में भी बिलीव करते थे, लेकिन डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते थे। डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने अटैक किया। बड़ा इंपॉर्टेंट, एक तो वेदास में बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते थे और ये कहते थे गॉड, मैटर और सोल जो हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं और कोई भी इंसान अपना रास्ता चुन सकता है साल्वेशन के लिए, मोक्ष के लिए। थ्योरी ऑफ कर्मा में ये बिलीव करते थे और री इनकारनेशन में ये बिलीव करते थे। इन 3-4 चीज़ों में बिलीव करते थे। जिन चीज़ों को इन्होंने अटैक किया उसमें पुराण्स वगैरह थे, जितने भी लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनको इन्होंने अटैक किया। प्रीस्ट जो हरकतें करते थे, मतलब ये जो ढोंग होते हैं, उनको ये अटैक करते थे। माया के कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। मोक्ष के कॉन्सेप्ट को, मोक्ष के लिए स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और डेस्टिनी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनी कि नियति नाम की कोई चीज़ है, उसको भी इन्होंने अटैक किया। इसके अलावा हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, प्रीस्ट लोगों को अटैक कर रहे हैं तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को अटैक करेंगे ही करेंगे। कास्ट के सिस्टम को इन्होंने अटैक किया, अनटचेबिलिटी को इन्होंने अटैक किया, आइडोलेट्री को इन्होंने अटैक किया, पोलिथिज्म को इन्होंने अटैक किया। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये मोनोथिज्म में बिलीव करते थे। पोलिथिज्म को इन्होंने अटैक किया। ये जो हमारे धर्म में मैजिक हुआ करता था, काला जादू वगैरह, चार्म्स वगैरह हुआ करते थे, या एनिमल सेक्रीफाइसेस होते हैं, इन सब को इन्होंने अटैक किया। हमारी सोसाइटी में पहले सी वॉयजेस को लेकर टैबू था। लोग ये सोचते थे कि अगर हम समुद्र पार करके चले गए तो हम अपनी कास्ट खो देंगे। ये जो टैबू था इसको अटैक किया। और हमारे हिंदू धर्म में जो श्राद्ध किया जाता है, फैमिली मेम्बर के मरने के बाद में जो श्राद्ध किया जाता है, उसको भी इन्होंने अटैक किया। ये पूरा स्लाइड थोड़ा ढंग से पढ़ना, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और कभी कभार पूछ ली जाती हैं। अच्छा, चतुर्वर्णा सिस्टम, हमारे यहाँ पे जो वर्णा सिस्टम चलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस चतुर्वर्णा सिस्टम को दयानंद सरस्वती ने माना, सब्सक्राइब किया, लेकिन थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ में। दयानंद सरस्वती का कहना ये था कि ये जो वर्णा सिस्टम है ये बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इंसान के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग। अगर कोई काबिल है, किसी को नॉलेज है, तो ब्राह्मण बन जाएगा। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो बेचारा शूद्र बन जाएगा। बाय बर्थ ना कोई ब्राह्मण ना कोई शूद्र। और ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज थोड़ा अलग मीनिंग दिया है दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज ने मैरिजेबल एज को फिक्स किया कि लड़कों के लिए मिनिमम मैरिज की एज होनी चाहिए 25 ईयर्स और लड़कियों के लिए 16 ईयर्स। इनफैक्ट दयानंद सरस्वती ये कहते थे कि हमारे यहाँ पे इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है कि दे आर चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आर्य समाज ने बोला कि कम से कम बॉयज़ के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए मैरिज की और लड़कियों के लिए 16 साल की होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें। वेदास को बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे। ये कहते थे कि कर्मा की जो थ्योरी है उसमें बिलीव करते थे।
री इनकारनेशन में ये बिलीव करते थे, वर्ना सिस्टम में ये बिलीव करते थे, लेकिन वर्ना सिस्टम बाय बर्थ नहीं, वर्ना सिस्टम बाय ऑक्यूपेशन, बाय मेरिट में ये बिलीव करते थे। और इसके अलावा इन्होंने अटैक जो चीज़ें की, लेटर पुराण्स जितने भी थे, लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे पुराण्स, उनको अटैक किया, प्रीस्ट लोगों को इन्होंने अटैक किया, मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है हिंदू बिलीफ है उसको इन्होंने अटैक किया, डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट में ये बिलीव नहीं करते थे, माया के कॉन्सेप्ट में ये बिलीव नहीं करते थे, और बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, आइडोलेट्री, ये जितने भी मैजिक वगैरह किए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। श्राद्ध के कॉन्सेप्ट में भी ये बिलीव नहीं करते थे, सी वॉयजेस का जो टैबू है उसमें भी ये बिलीव नहीं करते थे। तो इन चीज़ों को इन्होंने अटैक किया। और बाकी वेदास, कर्मा, रीइंकारनेशन, इसको इन्होंने सपोर्ट किया, वर्ना सिस्टम को सपोर्ट किया, लेकिन वर्ना सिस्टम को सपोर्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अच्छा, आर्य समाज के 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। सारे प्रिंसिपल्स को याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बुक में दे रखें तो एक बार अपन फटाफट देख लेते हैं। एक तो ये बोला गया कि गॉड इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, जितनी भी सच्ची नॉलेज है उसका प्राइमरी सोर्स भगवान है। गॉड एज ऑल ट्रू, ऑल नॉलेज, ऑलमाइटी, इमॉर्टल, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स इज अलोन वर्दी ऑफ वर्शिप, कि भगवान सिर्फ अकेला है जिसको वर्शिप करना चाहिए, किसी इंसान को वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान है जो पूरा सच है, भगवान है जो पूरा ज्ञान है, भगवान ऑलमाइटी है, भगवान इमॉर्टल है, भगवान ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, और भगवान अकेले को ही हमें वर्शिप करना चाहिए। वेदास को इन्होंने बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज बताया। ये तो अभी अपन देख रहे थे कि दयानंद सरस्वती ने वेदास को इनफेलिबल बोल दिया। आर्य समाज शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट ट्रुथ एंड अबेंडन अनट्रुथ। और ये थोड़ा मॉडर्निटी का स्कोप दिखाता है कि आर्य समाज में ये बोला गया कि जो सच है ट्रू सेंस में उसको एक्सेप्ट करो, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि अनट्रुथ है उसको अबेंडन करो, उसको छोड़ो। और शायद इसी प्रिंसिपल के चलते इतने सारे ट्रेडिशन को छोड़ के नए रिफॉर्म्स की बातचीत करता है आर्य समाज, जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी सच है उसको एक्सेप्ट करो, जो भी गलत है, जो भी अनट्रू है उसको अबेंडन करो। धर्मा, कंसिडरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज टू बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्शंस। हमारा धर्म क्या सही है क्या गलत है वो हमारे सभी एक्शंस का गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। प्रिंसिपल एम ऑफ समाज क्या था? प्रमोट वर्ड्स वेलबींग इन मटीरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस, कि हमें मटेरियल सेंस में, स्पिरिचुअल सेंस में और सोशल सेंस में पूरी दुनिया के वेलबींग को प्रमोट करना है। ट्रीट एवरीबडी विद लव एंड जस्टिस, सबको प्यार से ट्रीट करो, सबको न्याय की नज़रों से ट्रीट करो। इग्नोरेंस इज टू बी डिस्पेल्ड एंड नॉलेज इज टू बी इंक्रीज्ड। इग्नोरेंस को तो इग्नोर करो, इग्नोरेंस को ही छोड़ो और नॉलेज के ऊपर फोकस करो। वंस ओन प्रोग्रेस शुड डिपेंड ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल अदर्स। आपका ज्ञान तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि आप उस ज्ञान को किसी दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए यूज नहीं कर रहे हो। फिर सोशल वेलबींग ऑफ मैनकाइंड इज टू बी प्लेस्ड अबव एन इंडिविजुअल्स वेलबींग। अपने खुद के वेलबींग से ऊपर आपको सोसाइटी के वेलबींग को रखना चाहिए। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। भगवान को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, वेदास को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, सोसाइटी के वेलबींग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, नॉलेज को इंपॉर्टेंस दी गई है, और इन जनरल ये बोला गया है कि हमें वर्ल्ड के, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए काम करने की ज़रूरत है। आर्य समाज के जो सोशल आइडल्स हैं, फादरहुड ऑफ गॉड में ये बिलीव करते थे कि एक भगवान है, एक पिता है, उन्हीं के पास में सारी पावर है। ब्रदरहुड ऑफ मैन में ये बिलीव करते थे कि जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में भाईचारा होना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस में ये बिलीव करते थे, आदमी औरत में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, सब बराबर है। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे थे। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्यों पहली लाइन लिखी गई कि आर्य समाज इज रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म बट नॉट इन कंटेंट। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कास्ट सिस्टम को अटैक कर रहे हैं। विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने काम किया। सोशल सर्विस प्रोवाइड करता है आर्य समाज। किसी भी कैलेमिटी के दौरान, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, ज़रूरत हो तो सोशल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। एजुकेशन को प्रमोट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आर्य समाज का। दयानंद सरस्वती पास्ड अवे इन 1883 और 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, DAV कॉलेज आपने सुना होगा, उसको एस्टेब्लिश किया गया। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो दयानंद सरस्वती पास्ड अवे इन 1883 और DAV पहला दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? लाहौर में एस्टेब्लिश किया गया। कब एस्टेब्लिश किया गया? 1886 में एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन ये जो DAV कॉलेज है
इसमें करिकुलम क्या रहेगा, इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया और अल्टीमेटली ये जो समाज है आर्य समाज, ये डिवाइड हो जाएगा। दो पार्टीज इमर्ज हुई, एक थी कॉलेज पार्टी जिसे आगे चल के कल्चर पार्टी भी बुलाया गया, और एक थी महात्मा पार्टी या फिर गुरुकुल पार्टी। कॉलेज पार्टी के लीडर्स थे लाला हंसराज, लाला लालचंद, लाला लाजपत राय। कॉलेज पार्टी के लीडर्स कौन थे, लाला हंसराज, लाला लालचंद और लाला लाजपत राय। और ये जो महात्मा पार्टी है, गुरुकुल पार्टी है, इसके लीडर्स कौन थे, गुरुदत्ता विद्यार्थी, गुरुदत्ता विद्यार्थी और लाला मुंशी राम, लाला मुंशी राम, जिनको आगे चल के स्वामी श्रद्धानंद बुलाया गया। क्या बुलाया गया, स्वामी श्रद्धानंद। अच्छा, फर्क क्या है दोनों में। कॉलेज पार्टी के जो लोग थे वो कहते थे कि हमें गवर्नमेंट के करिकुलम को इंक्लूड करना चाहिए, हमें इंग्लिश एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए। महात्मा पार्टी के जो लोग थे वो कहते थे कि हमें संस्कृत, हमें वैदिक फिलॉसफी पे फोकस करना चाहिए। कल्चर पार्टी के जो लोग थे, कॉलेज पार्टी के जो लोग थे, उनको वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहते थे कि किसको क्या खाना है वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन ये जो महात्मा पार्टी के लोग थे ये स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियंस के अगेंस्ट में थे ये। और ये डिवीजन हुआ, और ये डिवीजन के चलते हुआ ये कि आर्य समाज में स्प्लिट हो गया 1893 में। आर्य समाज में दो टुकड़े हो गए। ये जो कॉलेज पार्टी वाला ग्रुप है इसको कंट्रोल मिला सभी डीएवी स्कूल और कॉलेजेस का। डीएवी स्कूल्स और कॉलेजेस का कंट्रोल किसको मिला, कॉलेज पार्टी के लोगों को। और ये जो महात्मा पार्टी है इसको मिला आर्य प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा बेसिकली आर्य समाज के डेली के कामकाज को देखती थी, डे टू डे बेसिस पर फंक्शंस को देखती थी। तो ये जो आर्य प्रतिनिधि सभा जो कि पंजाब में स्टेब्लिश थी उसका कंट्रोल किसको मिला, महात्मा पार्टी को। और जितनी भी लोकल आर्य समाज की ब्रांचेस थी उनका भी कंट्रोल किसको मिला, महात्मा पार्टी को। देखो, पहला डीएवी स्टेब्लिश किया गया लाहौर में 1886 में। अच्छा, इस कॉलेज में करिकुलम क्या रहेगा उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हो गया और दो ग्रुप्स बने। एक को बुलाया गया कॉलेज पार्टी या कल्चर पार्टी और दूसरे को बुलाया गया महात्मा या गुरुकुल पार्टी। लीडर्स कौन थे कॉलेज पार्टी के, लाला हंसराज, लाला लालचंद और लाला लाजपत राय। महात्मा पार्टी के या गुरुकुल पार्टी के लीडर्स कौन थे, गुरुदत्ता विद्यार्थी और स्वामी श्रद्धानंद। डिफरेंस क्या था, कॉलेज पार्टी के लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट करिकुलम को इंक्लूड करना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए। महात्मा पार्टी के लोग क्या कह रहे थे कि हमें संस्कृत के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें वैदिक फिलॉसफी के ऊपर फोकस करना चाहिए। कॉलेज पार्टी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इनका मानना था कि क्या खाना है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये जो महात्मा पार्टी के लोग हैं ये स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन थे। स्प्लिट हुआ आर्य समाज में 1893 में और डीएवी स्कूल और कॉलेजेस का कंट्रोल मिला कॉलेज पार्टी के लोगों को, और आर्य प्रतिनिधि सभा और जितनी भी लोकल आर्य समाज की ब्रांचेस थी उनका कंट्रोल मिला महात्मा पार्टी के लोगों को। ये जो महात्मा पार्टी के एक लीडर हैं स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने 1900 में एक गुरुकुल स्टैब्लिश किया। कहाँ पे, गुजरनवाला में, जो कि उस टाइम के वेस्ट पंजाब में हुआ करता था, आज के पाकिस्तान में है। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल स्टैब्लिश किया कहाँ पे, गुजरनवाल में 1900 में। लेकिन 1902 में ये जो गुरुकुल है इसको शिफ्ट कर दिया गया हरिद्वार के कांगरी में। हरिद्वार के पास में कांगरी नाम की जगह है, वहाँ पे इस गुरुकुल को शिफ्ट कर दिया गया 1902 में। और उसके बाद से इस गुरुकुल का नाम हो गया गुरुकुल कांगरी। क्या नाम हो गया, गुरुकुल कांगरी। और ये जो गुरुकुल है इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिजीनियस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इनफैक्ट जब लॉर्ड मैकुले की एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसके अगेंस्ट में ये जो गुरुकुल है, गुरुकुल कांगरी, इसने अपना इंडिजीनियस ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूस किया था। इन्होंने कहा कि हम मॉडर्न लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे लेकिन हमारे यहाँ पे संस्कृत पे फोकस होना चाहिए, हमारे यहाँ पे वैदिक लर्निंग पे फोकस होना चाहिए, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन पे भी फोकस होना चाहिए। तो एक तरीके से इन्होंने इंडिजीनियस ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया अगेंस्ट द लॉर्ड मैकुलेज एजुकेशन पॉलिसी। ये जो गुरुकुल है ये रेडिकल सोशल रिफॉर्म्स में बिलीव करता था। इन्होंने कन्या महाविद्यालय को स्टैब्लिश किया जलंधर में इन 1896। और ये जो कन्या महाविद्यालय है ये विडोज़ के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड करता था, स्पॉन्सर करता था। स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल स्टैब्लिश किया इन्होंने 1900 में, आज के पाकिस्तान वाले रीजन में। 1902 में इस गुरुकुल को शिफ्ट कर दिया गया हरिद्वार के पास कांगरी नाम की जगह पे, और वहाँ से इस गुरुकुल का नाम पड़ गया गुरुकुल कांगरी। और ये जो गुरुकुल कांगड़ी है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एजुकेशन को प्रमोट करने में। इनफैक्ट सोशल रिफॉर्म्स के मामले में थोड़े रेडिकल थे ये लोग। इन्होंने कन्या महाविद्यालय को स्टैब्लिश किया जलंधर में इन 1896
और ये जो कन्या महाविद्यालय है इसमें विडोज़ को भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। एक चीज़ और, ये जो आर्य समाज है इसमें शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत की गई, प्योरिफिकेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई। ऐसे लोग जो पहले हिंदू हुआ करते थे उनको क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था, किसी भी कारण की वजह से ज़बरदस्ती कर दिया गया हो या इन्फ्लुएंस करके कर दिया गया हो। तो ये जो शुद्धि मूवमेंट है ये लाया गया था ताकि वापस से ऐसे लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करवाया जा सके। और इस शुद्धि मूवमेंट की वजह से कुछ हद तक कम्युनिज्म प्रमोट हुआ है। लेकिन आर्य समाज ने अनटचेबल्स को अपलिफ्ट करने के लिए खूब सारा कामकाज किया है। बेसिक 2-3 चीज़ें, एक तो शुद्धि मूवमेंट याद रखो, किसका मूवमेंट है? आर्य समाज का मूवमेंट है। किसके लिए है? ऐसे लोग जो कि पहले हिंदू हुआ करते थे उनको क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उनको वापस से हिंदुइज्म में रिकन्वर्ट करने के लिए मूवमेंट चलाया था आर्य समाज ने, जिसे बुलाया जाता है शुद्धि मूवमेंट या फिर प्योरिफिकेशन मूवमेंट। फिर ये सारी बातचीत अपन ने कई बार देख ली है, रिवाइज करी ली है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। बाकी अपनी बातचीत खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच।